फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम डिस्कस करेंगे जीआईसी का ये 2016 का पेपर है। ये 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और 2015 में इसकी वैकेंसी आई थी। तो ये 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आपको ये पेपर, इसका पूरा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? तो ये 2016 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ओ होम साइंटिस्ट कैन नॉट बिकम। जो होम साइंटिस्ट है वो, या होम मतलब गृह वैज्ञानिक जो है वो क्या नहीं बन सकता है? तो हमने होम साइंस में कितनी 5 स्ट्रीम्स पढ़ी हैं। होम मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें से आप देख लो, शेफ़ है, डाइटिशियन है, फैशन डिज़ाइनर है एंड फिजिसिस्ट है। तो अब हमने ये फिज़िक्स तो हमने कहीं नहीं पढ़ी कि कोई भी जो होम साइंटिस्ट है वो जाके भौतिक शास्त्री बने या फिजिसिस्ट बने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा कि जो होम साइंटिस्ट है ये फिजिसिस्ट या भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ नॉट द बेसिक एरिया ऑफ होम साइंस। तो इसमें से कौन सा होम साइंस का बेसिक एरिया नहीं है? तो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज है, बाकी वही है। होम साइंस में हम 5 स्ट्रीम्स पढ़ते हैं, हमने 5 फील्ड पढ़ी है। उसमें क्या है? चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो इसमें भी हमने क्या नहीं पढ़ा है? फिजिकल एजुकेशन मीन्स शारीरिक शिक्षा। हमने होम साइंस में शारीरिक शिक्षा का तो नहीं पढ़ा है, कोई भी फील्ड नहीं है शारीरिक शिक्षा की। तो होम साइंस के को बेसिक एरिया कौन सा नहीं है? तो फिजिकल एजुकेशन जो है ये होम साइंस का बेसिक एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है। तो इसको पहले देखते हैं क्या है। सीरियल्स, लिस्ट 1 में है सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, देन ऑयल्स। इसकी लिस्ट 2nd में क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरी एंड प्रोटीन। अभी यहाँ पे करना है मैचिंग, तो देखते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सबसे पहला क्या है? सीरियल्स। सीरियल्स किस में रिच होते हैं? तो सीरियल्स रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। पल्सेस का हमने पढ़ रखा है, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। तो पल्सेस जो है रिच होती हैं प्रोटीन में, तो सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, पल्सेस प्रोटीन हो गया। अब क्या है? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमने पढ़ा है कि ये मिनरल्स एंड विटामिन में रिच होते हैं, तो ये रिच इन विटामिन एंड मिनरल। तो बचा क्या अब? ऑयल्स। ऑयल्स में 99% कैलोरी होती है, 90 से 9, तो ये हो जाएगा, ऑयल्स हो जाएंगे कैलोरी में। तो करेक्ट आंसर क्या है? सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये 2nd है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सीरियल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं। हमारी जो ह्यूमन डाइट, जो ह्यूमन की डाइट है, जो बैलेंस डाइट लेते हैं इंडियंस, इसमें 60 to 75% जो है पूरा क्या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। तो सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, एंड ऑयल में कैलोरी रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनटेक ऑफ प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। इनमें से किस चीज़ का इनटेक करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? जंक फूड, फ्राइड फूड, रफेज या रिफाइंड सीरियल। तो जो रफेज है इनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं। तो जो फाइबर का इनटेक, जो डाइट है, जो फाइबर रिच डाइट होती है, तो फाइबर रिच डाइट से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो जब फाइबर रिच डाइट लेंगे, रफेज रिच डाइट लेंगे, तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोसेस ऑफ टिश्यू ब्रेक डाउन इज कॉल्ड। इसमें टिश्यू का ब्रेक डाउन की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑप्शंस क्या है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड रीजनरेशन। तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम लेते हैं। सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का संश्लेषण हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है। तो बचा क्या? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो प्रोसेस है टिश्यू के ब्रेक डाउन की, उसको रीजनरेशन कहते हैं। जब टिश्यू ब्रेक डाउन होगा एक, तभी तो नए टिश्यू बनेंगे। तो ये रीजनरेशन की जो प्रोसेस है, रीजनरेशन जो है, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ टिश्यू ब्रेक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल्स आर डेफिसिट इन एमिनो एसिड। जो सीरियल हैं वो कौन से एमिनो एसिड में डेफिसिट होते हैं? तो हमने इसका कई बार पढ़ा है कि हमको जो हम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव फैक्ट जो है वो याद रखेंगे। तो CMPL। सीरियल्स आर रिच इन मिथ्योनिन,
पल्सेज आर रिच इन लाइसिन। अब सीरियल्स मेथियोनिन में रिच हैं तो डेफिसिट किस में होगी, तो डेफिसिट होगी लाइसिन में। जो सीरियल्स हैं ये लाइसिन में डेफिसिट होते हैं। अब ऐसे याद करना हो सकता है डिफ़िकल्ट हो कि सीरियल्स किस में रिच होते हैं, तो हम इनकी पॉजिटिव फैक्ट याद करेंगे, क्योंकि हम जब पॉजिटिव फैक्ट याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरियल्स CM सीरियल्स आर रिच इन मेथियोनिन, PL पल्सेज आर रिच इन लाइसिन। अब इसका अपोजिट पूछ लिया तो उसका अपोजिट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंग, पॉलिशिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ सीरियल्स मेनली डिस्ट्रॉय विटामिन। जब कोई भी सीरियल है उस पर मिलिंग हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है, उसकी रिफाइनिंग हो रही है, तो कौन सा मेन विटामिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमने पढ़ा है कि जो सीरियल्स की जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ पे विटामिन बी एंड बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तब जब सीरियल की मिलिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, तो सबसे पहले कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होगा, तो वो होगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है जब सीरियल्स की ज़्यादा पॉलिशिंग करते हैं या मिलिंग होती है तो विटामिन बी है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद है कुकिंग मेथड इन विच फूड इज़ एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू हाई हीट। कुकिंग मेथड जिसमें फूड को डायरेक्टली हाई हीट में एक्सपोज करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं, वो भी हाई हीट में। तो ऑप्शंस क्या हैं, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग। देखो बेकिंग में हम बेक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हीट तो है नहीं, यहाँ पे स्टीम्स हो रही है, टेम्परेचर रेज कर रहा है। स्टीमिंग मतलब स्टीमिंग हो रही है, जब स्टीम भाप आ रही है उससे कुक हो रहा है फूड। रोस्टिंग में भी कोई ना कोई मीडियम लेके हम इसको पका रहे हैं फूड को। बचा क्या, ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग में डायरेक्ट हीट होती है और हाई टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 250 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये जो ग्रिलिंग की हो गई, ग्रिलिंग जो है ये हाई हीट टेम्परेचर होता है जिसमें फूड जो है डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडलीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग कुकिंग मेथड। इडली जो है इनमें से कौन सा कुकिंग मेथड यूज़ करके प्रिपेयर की जाती है। ऑप्शन है बॉइलिंग, पार बॉइलिंग, डायरेक्ट स्टीमिंग एंड इनडायरेक्ट स्टीमिंग। तो बॉइलिंग जहाँ पे फूड को पूरा वाटर में डिप कर देते हैं, उसके बॉयल होता है और तब फूड कुक होता है, तो बॉइलिंग तो होगा नहीं। पार बॉइलिंग जो सीरियल्स होते हैं उनकी जो आउटर लेयर है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करके जो मेन सीरियल है उसमें न्यूट्रिएंट्स को लाना, उसके बाद बाकी उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको पार बॉइलिंग बोलते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट स्टीमिंग एंड इनडायरेक्ट स्टीमिंग। तो जो इडली है वो डायरेक्ट स्टीमिंग के थ्रू कुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटेक ऑफ आयोडीन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट। जो इनटेक ऑफ आयोडीन प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, मीन्स अगर इनटेक प्रॉपर ले रहे हैं तो इनटेक जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होती है, तो ग्वाइटर होती है। जब प्रॉपर इनटेक कर रहे हैं आयोडीन का तो ग्वाइटर नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे कहने का यही है कि अगर प्रॉपर आयोडीन हम ले रहे हैं तो ग्वाइटर नहीं होगा। अब हो गया एनीमिया, तो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अब है फ्लोरोसिस, तो ये थोड़ा सा इसमें फ्लोरीन की अगर एक्सेस हो रही है या फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो रही है, दोनों कंडीशन में फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरीन की एक्सेस हो या फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो, ये दोनों कंडीशन में फ्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर टर्न्स ब्राउन इन कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट ड्यू टू। जब शुगर को हीट करते हैं तब ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैरामलाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन जब सीरियल्स में ड्राई रोस्टिंग करते हैं तब होता है। जिलेटिनाइजेशन जब मॉइस्ट रोस्टिंग होती है, मॉइस्ट कुक होता है। कोएगुलेशन मिल्क में होता है। तो यहाँ पे बात की गई है शुगर की, तो शुगर में जो ब्राउनिंग होती है वो कैरामलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। हमने प्रोटीन के 2 क्लास पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में एनिमल ओरिजिन आती हैं, सेकेंड क्लास में प्रोटीन ओरिजिन आती हैं। और हमने पढ़ा है कि जो एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन होती हैं इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है इनकी। तो यहाँ पे एनिमल ओरिजिन से कौन सी प्रोटीन है, एग एंड मीट। तो इस एग एंड मीट की जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है ये हाई होती है। मीन्स इसका जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ये हाई होता है। तो प्रोटीन 2 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास इज फ्रॉम एनिमल सोर्स, सेकेंड क्लास इज फ्रॉम प्रोटीन प्लांट सोर्स। तो जो एनिमल सोर्स की प्रोटीन होती है उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो हाई होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइम इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स। टाइम इज़ अ
कैसा वैल्यूएबल रिसोर्स है? तो टाइम जो है वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, ये बताया है निकेल एंड डोर्सी ने। निकेल एंड डोर्सी ने कहा है कि जो टाइम जो है ये एक नॉन ह्यूमन वैल्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर, हमने रिसोर्सेज के जो पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या पढ़ा है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, ऑलवेज यूज्ड सिंगली, इजीली अवेलेबल। तो रिसोर्सेज क्या हैं? जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट करते हैं या बहुत ज़्यादा इनको ख़त्म करते हैं या बहुत जल्दी इनको मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के ऐसे ही वेस्ट होने दे रहे हैं, तो रिसोर्सेज जो हैं ये लिमिटेड होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। रियल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रियल इनकम को हम क्या कहते हैं? रियल इनकम इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इनकम। रियल इनकम को डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। मीन्स जो पैसा रियल मीन्स रियल मनी है या रियल इनकम है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास पैसा है, हमने पैसे से कोई भी फैसिलिटी लेना है या कोई भी हमको प्रोडक्ट लेना है, हम उसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं। दैट इज़ रियल इनकम इज़ डायरेक्ट इनकम। साइकिक इनकम मीन्स जहाँ पे मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम साइकिक इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रो आउट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन के इंटरेस्ट और डिज़ायर से होती है? तो जो हमने हमेशा पढ़ा है कि जो वैल्यूज़ होती हैं ये ह्यूमन के अपने पर्सनल इंटरेस्ट और डिज़ायर से ग्रो होती हैं। कि ह्यूमन का अपना इंटरेस्ट क्या है, डिज़ायर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन। स्केल को किसके कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? वैल्यू, स्टैंडर्ड, गोल एंड एटीट्यूड। अब हम कंपैरिजन कहाँ पे करते हैं? हम वैल्यूज़ तो सबकी अलग हैं तो यहाँ पे तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। गोल एक डेफिनेट सेट पॉइंट है, वहाँ पे तो कंपैरिजन की कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड एंड एटीट्यूड। तो हम स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं कि हाई क्लास स्टैंडर्ड है, मिडिल क्लास स्टैंडर्ड है या कैसा स्टैंडर्ड है। तो हम स्टैंडर्ड को मेज़र करने के लिए स्केल्स यूज़ करते हैं। तो जो स्केल यूज़ की जाती है फॉर द कंपैरिजन इज़ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कंपैरिजन के लिए स्केल जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड बजट इज। अच्छा बजट कौन सा होता है? तो अच्छा बजट वही होता है जो फ्लेक्सिबल होता है या लचीला होता है। अगर हम बजट की बात करें तो अच्छा बजट वो होता है जो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपल्सरी सेविंग। इनमें से कौन सा अनिवार्य बचत की श्रेणी में आता है? मीन्स सेविंग कंपल्सरी ही है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, वो कंपल्शन है तो है कि आपको सेविंग वहाँ पे करनी ही है। ऑप्शंस क्या है? डिपॉजिट इन बैंक, इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो जिसके यहाँ अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जिसके यहाँ पेरेंट्स की अगर हम बात करें वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वहाँ पे आपने उनको बात करते हुए सुना होगा कि हर एक महीने में एवरी मंथ कुछ सैलरी कट के प्रोविडेंट फंड में जाती है। मीन्स वो चाहें या ना चाहें उनका वो कंपल्शन है, वो सैलरी जो अमाउंट ऑफ सैलरी है वो कट के एक प्रोविडेंट फंड में जाएगी। मीन्स वो फ्यूचर के लिए सेव हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये कंपल्सन है। बाकी डिपॉजिट इन बैंक आपका मन है, आपको डिपॉजिट करना है करना, नहीं करना है नहीं करना। इंश्योरेंस पॉलिसी आप वो इंश्योरेंस वाले आपको फोर्स तो नहीं करते हैं, आपका अपना मन है, आपको अगर इंश्योरेंस में सेविंग करनी है तो आप करोगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम ये भी बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। बचा क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये बिल्कुल कंपल्शन है कि इसमें आपके सैलरी का कुछ अमाउंट सेव करना है तो मीन्स करना है। तो ये एक जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये कंपल्शन है, कंपल्सरी है, मीन्स अनिवार्य बचत में आता है, इसमें आपको बचत करनी ही करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिटर्न्स दैट वन गेट फ्रॉम शेयर्स इन द फॉर्म। मीन्स किसी ने शेयर में कुछ इन्वेस्ट किया, वहाँ से उसको जो रिटर्न मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? तो जो शेयर में जो इन्वेस्ट होता है वहाँ से प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को डिविडेंड भी बोलते हैं। इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है? इंटरेस्ट तो जो बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट मिलता है। रेंट मीन्स जो आपने किराया पे दिया है किसी चीज़ को, वहाँ से रेंट मिल रहा है। सर्विसेज मीन्स आपको कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बट यहाँ पे आपने क्या बात किया कि जो आपने शेयर में इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, और रिटर्न तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिल्क इज़ आ फाइबर। सिल्क कैसा फाइबर है? तो सिल्क जो है ये प्रोटीन फाइबर होता है।
फाइबर दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, इनमें से कौन सा फाइबर जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का? तो जो कॉटन होता है ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए इसको समर के लिए बेस्ट क्लॉथ बोला जाता है। तो कॉटन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉटन जो है वो हीट का अच्छा सुचालक होता है। फाइबर दैट हैज़ लो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, मीन्स ऐसा फाइबर जिसको पानी या नमी को अब्जॉर्ब करने की या मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है, जो क्षमता है, वो बहुत कम होती है। तो ये किसमें होती है? जो जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल फाइबर में जो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है ये कम होती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल कौन सा है? तो यहाँ पे हो गया नायलॉन, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कॉटन की एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होती है, उसके बाद वूल है, फिर सिल्क है। हमने सबसे मिनिमम किसकी पढ़ी है एब्जॉर्प्शन पावर? तो वो है नायलॉन की। नायलॉन हो गए, ऑरलॉन हो गया। तो इन सब में जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है वो बहुत कम होती है, इनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। वूल इज़ मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, वूल कौन से प्रोटीन से बना होता है? जो वूल प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? तो वूल, जो ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसको कहते हैं केराटिन। फिब्रोइन प्रोटीन सिल्क में पाया जाता है। बचा क्या? केराटिन। तो केराटिन प्रोटीन जो है वो वूल में पाया जाता है। अब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दो प्रोटीन हैं, आप बताओ इसमें से एग प्रोटीन कौन सी, एग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो फिब्रोइन प्रोटीन है ये सिल्क में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन जो है ये वूल में पाया जाता है, और एग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर करके। यार्न मेड ऑफ शॉर्ट फाइबर्स आर नोन एज, ऐसे यार्न जो शॉर्ट फाइबर से बने होते हैं, छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं स्टेपल फाइबर। और फिलामेंट जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जिनको हम मीटर में मेज़र करते हैं वो फिलामेंट होते हैं। और जो स्टेपल फाइबर होते हैं, छोटे छोटे स्टेपल यार्न होते हैं, इनको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। तो कौन सा नेचुरल फाइबर है जो कि फिलामेंट यार्न है? कौन सा नेचुरल फिलामेंट यार्न है? इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। एक ही नेचुरल यार्न है जो कि फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिलामेंट टाइप में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा यार्न है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, जो फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है, जहाँ से हमारे पास थ्रेड है, यार्न है, सब कुछ है, उसके वहाँ से हमको क्या बनाना है? फैब्रिक बनाना है। तो फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन की मेथड क्या है? तो ये हो गया विविंग हो गया है, निटिंग हो गया है, ये सब फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के मेथड है। और ये कॉम्बिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग, ये तो सब यार्न और फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं, उसकी सब प्रोसेसेस हैं। बट जो वीविंग है, यहाँ से हमारे पास थ्रेड होता है, हम थ्रेड से फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है, जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, उसको वीविंग कहते हैं। उसके बाद है डेनिम इज़ मेड यूजिंग, डेनिम मीन्स जीन्स, डेनिम को सिंपली हम जीन्स बोल सकते हैं। तो जीन्स में कौन सी वीव होती है? तो हमने हमेशा डिस्कस किया है कि डेनिम जो है, डेनिम में 12 वीव होती है, और 12 वीव का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें ऐसे डायगोनल लाइंस होती हैं 12 वीव में। तो जो डेनिम है, डेनिम 12 वीव का एग्जाम्पल है, उसमें 12 वीव प्रेजेंट होती है, 12 वीव को यूज़ करके डेनिम जीन्स बनाते हैं। विच वन इज़ अ मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर, इनमें से कौन सा मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है? सारे यहाँ पे मैन मेड हैं, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, एसीटेट हो गया। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर की, यहाँ तो हो जाएगा एसीटेट। अगर यहाँ पे सिंपली बात करते हैं कि कौन सा पहला सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है, तब ये नायलॉन आ जाता, बट यहाँ पे सेलुलोज ऐड कर दिया है, तो सेलुलोज में कौन सा हो जाएगा? एसीटेट। अब यहाँ पे भी अगर बोलते हैं कि रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर कौन सा है, जहाँ अगर सेलुलोज के पहले रीजेनरेटेड लगा देते तब ये रेयॉन हो जाता, और यहाँ पे मैन मेड सेलुलोजिक है तो एसीटेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिंपल होता है कि कौन सा पहला मैन मेड फाइबर है, तो ये नायलॉन हो जाता है, क्योंकि रेयॉन तो सेलुलोजिक है, रीजेनरेटेड सेलुलोजिक है, तो ये मैन मेड सिंथेटिक फाइबर में अगर हम बात करें, सबसे पहला मैन मेड सिंथेटिक फाइबर ये नायलॉन है, मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर तो ये एसीटेट है, और रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर तो ये रेयॉन हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, इनको आप अलग अलग बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा। विच वन इज़ द पैटर्न वीव, इनमें से कौन सी पैटर्न वीव होती है? तो प्लेन वीव तो सिंपल है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। 12 वीव का तो कैरेक्टरिस्टिक है, वो डायगोनल होता है, तो ये भी कोई पैटर्न नहीं है।
सैटिन वीव एंड डॉबी वीव। तो जो डॉबी वीव होते हैं इन पे छोटे छोटे प्रिंट्स बने होते हैं, तो ये होती है पैटर्न वीव। डॉबी वीव में छोटे छोटे प्रिंट्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पैटर्न वीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फाइबर यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स वियर। स्पोर्ट्स वियर कैसे होते हैं, बहुत जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उनको ऐसे फाइबर के कपड़े होने चाहिए जो उनकी एक्टिविटी के साथ, अगर वो स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को तो उनकी बॉडी के साथ स्ट्रेच करें। तो इसमें क्या चाहिए, तो जो स्पेंडेक्स होता है ये बेसिक फाइबर या बेसिक फाइबर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, बेसिक फाइबर की तरह कि स्पोर्ट्स वेयर जो भी बनते हैं उनमें स्पेंडेक्स का अमाउंट होता है, स्पेंडेक्स को यूज़ करते हैं बेसिक स्पोर्ट्स वेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रीनेटल पीरियड इज। तो प्रीनेटल पीरियड क्या है, देखो यहाँ पे गर्भकालीन मीन्स कंसेप्शन से बर्थ तक के पीरियड को प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। एंड इन्फेंट्स वेट बिकम टाइम ऑफ बर्थ वेट एट द टाइम ऑफ 1 ईयर। जब कोई इन्फेंट है, जब वो 1 ईयर का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, तब उसका वेट है वो कितना हो जाता है। जैसे टाइम बर्थ के टाइम उसका वेट 2.5 kg था, अब 1 साल के बाद उसका वेट कितना हो जाएगा, तो 1 साल के बाद उसका वेट जो है वो 3 टाइम बढ़ जाएगा और 6 महीने पे उसका वेट 2 kg बढ़ेगा। मीन्स 6 महीने पे डबल हो जाता है और 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है। एन इन्फेंट 6 to 12 मंथ नॉर्मल हार्ट रेट इज़। कोई इन्फेंट है, ठीक है, 6 से 12 महीने का है, तो उसकी नॉर्मल हार्ट रेट क्या होगी। वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो इन्फेंट होती है उसकी हार्ट रेट 140 तक जाती है, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पूछ लिया है कि 6 से 12 मंथ है, तो कहीं कहीं पे ये 90 से 160 दिया होता है, कहीं कहीं पे 100 से 160 दिया होता है। तो ये दोनों, ये ऑप्शन सही है कि 100 से 160 पर मिनट तक इन्फेंट की जो है नॉर्मल हार्ट रेट है वो जाती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन बॉडी डायमेंशन मीन्स। यहाँ पे देखो बात किया है कि इंक्रीज इन बॉडी डायमेंशन मीन्स बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बॉडी के जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। और डायमेंशंस किस में चेंज होते हैं, जो क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और मेज़र हम किसको कर सकते हैं, तो वो है ग्रोथ को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे कि बोथ ए एंड बी। नहीं, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट पूछा होता तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ हो जाता, बट यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडी डायमेंशन पूछा है। तो बॉडी डायमेंशन किस में बढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कि जब ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, जो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं उसमें डायमेंशन जो लाइक जो एज वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो जहाँ पे बॉडी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, डायमेंशंस मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा ग्रोथ। चाइल्ड हु यूजेस बोथ द हैंड इज कॉल्ड। ऐसा बच्चा जो अपने दोनों हाथ को यूज़ करके काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जो एम्बीडेक्स्ट्रस चाइल्ड होते हैं ये अपने दोनों हाथों को यूज़ करके काम करते हैं। कुछ बच्चों को देखा होगा आपने, वो राइट हैंड से भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, तो ये होते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जो बच्चे अपने दोनों हाथों को यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज बिलो। तो अगर हम बात करें IQ लेवल की कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, तो ये 70 से 75 तक वेरी करता है। तो यहाँ पे 75 नहीं दिया है, तो आंसर हो जाएगा 70, क्योंकि ऐसे ये बच्चे जिनको एजुकेट नहीं किया जा सकता है तो ये होते हैं, इनका IQ लेवल होता है बिलो 75 या 70, इन दोनों की रेंज में 70 से 75 के बीच का जो रेंज आता है तो वो आते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। एन इन्फेंट स्टार्ट करता है क्रॉलिंग ऑन द नीज एट द एज ऑफ। क्रॉल करना मीन्स घुटनों से चलना। तो कोई भी इन्फेंट जो है वो घुटनों से चलना कब शुरू कर देता है, तो वो है 7 से 9 मंथ की एज पे। जो 7 से 9 महीने, कहीं कहीं पे 6 to 8 मंथ भी दिया है, या कहीं कहीं पे 7 to 10 मंथ भी दिया है। तो ये 7 इसके बीच में मीन्स 6 से लेके 10 मंथ के बीच की कोई एज है उसको क्रीपिंग एज बोलते हैं, क्रॉलिंग एज बोलते हैं। तो 7 to 9 मंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। तो ये ICDS स्कीम कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में।
एंटी हेमरेजिक विटामिन इज, इसमें से एंटी हेमरेजिक विटामिन, हेमरेज कैसे होता है, जब ब्लड का फ्लो हो रहा है, अगर कहीं चोट लग गया, कट लग गया, वहाँ से ब्लड फ्लो हो जा रहा है, ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है, तब होता है हेमरेजिक। और ब्लड को जो विटामिन कोगुलेट करती है उसको हम बोलते हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो वो कौन सी है, विटामिन के। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्टोमलेसिया होता है एडल्ट्स में, ऑस्टोपोरोसिस होता है ओल्ड एज में। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए को बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं एंड टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन, तो एंटी हेमरेजिक विटामिन इज विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज नोन एज, जो एनीमिया होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, तो उसको बोलते हैं हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हो गया परनीसियस एनीमिया, तो ये B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है उसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। यहाँ पे दिया है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो ये आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। तो जो एनीमिया हमने बात की यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है तो उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपके साथ जितने भी फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आप जब वीडियो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आगे कुछ काम करने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आपको पूछा है इस जो फिलामेंट यार्न है, कौन सा नेचुरल फिलामेंट यार्न है, वो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और हमने अभी पढ़ा था एग प्रोटीन, तो एग प्रोटीन कौन सी है उसका एग्जाम्पल देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके आगे के क्वेश्चन 41 से लेके हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 40 तक क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।